गुलामी के साए में मुंह खोलेगा कौन? हम भी चुप रहेंगे तो बोलेगा कौन? नमस्कार, विकल्प वाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। इस समय विकल्प वाणी की टीम दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद है। मेरे पीछे आप देखेंगे हजारों की संख्या में ये सरकारी कर्मचारी है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधीन काम करने वाले कर्मचारी हैं और ये एक आवाज में पूरे देश से आकर बोल रहे हैं कि ओपीएस की बहाल किया जाए। ना चाहिए इनको न्यू पेंशन स्कीम, ना चाहिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम, सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए। इसकी मांग को लेकर ये लोग पहुंचे हैं। इनके लीडरों से बातचीत करेंगे, इस मकसद को समझने की कोशिश करेंगे। जब सरकार कह रही है कि ओपीएस बहाल करने से देश पे आर्थिक बोझ बढ़ेगा, तब ये क्यों ओपीएस बहाल कर की मांग कर रहे हैं। इन्हीं सब मसलों को समझने के लिए विकल्प वाणी टीम यहाँ पहुंची है। इनसे बातचीत करेगी और सारे मसले को समझने की कोशिश करेगी। आप हमारे साथ बने रहिए। विकल्प वाणी सच्चाई की खोज। मेरा पहला सवाल तो ये है कि आज श्रमिकों के लिए पेंशन क्यों जरूरत है? पेंशन देखिए, एक कर्मचारी के लिए जीवन में आर्थिक सुरक्षा का मामला है, क्योंकि कर्मचारी जब अपने पूरे स्वर्णिम जीवन काल को सरकार और अपने नियोक्ता को समर्पित कर देता है, तो वृद्धावस्था में वो किसके भरोसे जिंदा रहेगा। पेंशन जो है संवैधानिक अधिकार है हमारा, और बुढ़ापे में हमारे पास 40 साल की सेवा करने के बाद कोई सहारा नहीं होता था, तो पेंशन सहारा होता है। और सरकार जो है पेंशन छीन करके जो है हम लोगों को पेंशन विहीन बना रही है। और जो सरकार नई पेंशन लेकर के आई है उसमें कुछ है नहीं, उससे गुजारा भत्ता भी संभव नहीं है। 1200, 1300, 1500, 1800 इस तरह से पेंशन निर्धारित हो रहा है, जिससे जो है हम अपना इलाज भी नहीं करा सकते हैं। और जो हमारी पुरानी पेंशन थी उससे हम जो है अपना जीवन जो है बेहतर जो है व्यतीत कर पा रहे थे। इसीलिए चिंतित है कर्मचारी और इस तरह से संघर्ष के लिए बाध्य है। सर, आप कह रहे हैं कि ओपीएस बहाल करो। सरकार के जो प्रवक्ता हैं और सरकार खुद कह रही है कि अगर हम ओपीएस बहाल करते हैं तो वित्त बोझ बढ़ेगा देश पर और ये लंबा चलने वाला नहीं है। फिर आप लोग जिद पे क्यों अड़े हैं सर? देखिए, यदि सरकार पर बोझ रहता तो जो लोग अभी तक ओपीएस ले रहे हैं, क्यों नहीं वो भी एनपीएस और यूपीएस लेते। जहाँ तक शिक्षकों कर्मचारियों की बात है कि ये हमारे सरकार के ऊपर कोई बोझ नहीं है, बल्कि एनपीएस से जो सरकार का आर्थिक ढांचा है उस पर जो है समस्या है। क्योंकि आर्थिक रूप से आप देखेंगे 14% सरकार कंट्रीब्यूट करती है, 10% हम करते हैं। और ये हमारा पैसा कहीं न कहीं से निजी हाथों में, पूंजीपतियों के हाथों में जा रहा है, जिससे हमारा खुद का भी नुकसान है और सरकार का भी नुकसान है। सरकार का नुकसान है तो हमारे देश का भी नुकसान है। ऐसा है, पुरानी पेंशन जो है इस पर उनका कोई वित्त भार बढ़ने वाला नहीं है, और उसमें जीपीएफ की कटौती होती है, जो हमारे वेतन का ही अंशदान होता है। और सरकार का काम है लोक कल्याणकारी कार्य करना, हम उनका काम करते हैं। अपनी पूरी जवानी सरकार के कार्यों में, सरकार के आदेशों के अनुपालन में व्यतीत कर देते हैं। और हमारा बुढ़ापा जो है किसी निजी कंपनी के हाथ में चला जाए और हम उसके सहारे आश्रित रहें, बिल्कुल स्वीकार करने योग्य नहीं है। तो ऐसा तो पहले नहीं हुआ। 2004 और 2005 से पहले तो ऐसा हुआ नहीं था। उससे पहले तो सबको ओपीएस मिल रही थी, लेकिन उसके बाद इन लोगों ने केवल शिक्षक और कर्मचारियों के ओपीएस पर पाबंदी लगाई, रोक लगाई, और नई पेंशन स्कीम इन्होंने जारी किया। लेकिन अपना जितने भी सांसद हैं, विधायक हैं, एमएलसी हैं, राज्यसभा सांसद हैं, ये सभी लोग अपनी पुरानी पेंशन अभी भी यथावत रखे हुए हैं। तो ये अपनी पुरानी पेंशन लेते हैं तो बोझ नहीं बढ़ता है। शिक्षक कर्मचारी जो 60 साल तक उनके सारे योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने में पूरी अपनी जीवन जवानी लगा देता है, उनको जो है कि ओपीएस देने में इनका व्यय भार बढ़ता है। ये जो है कि
शिक्षक और कर्मचारियों के साथ बिल्कुल रूप से छलावा है। मैं आपको एक उदाहरण दूं, पंजाब में जो बादल जी थे उनकी जो लास्ट जो पेंशन थी वो 5 लाख बनी हुई थी। तो ये सर अगर वित्त का बोझ है तो अपनी खत्म कर लो ना, किसी को मत दो। अगर किसी को नीचे मिलेगी तो हम स्वीकार है, हम भी एनपीएस में। जब नेता 3 साल या एक शपथ लेने के बाद या 1-2 महीने के बाद अगर पूरी पेंशन ले सकता है तो हम क्यों नहीं? हम तो 60 साल और उनके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं, कोई एजुकेशन नहीं। कि जो सांसद और विधायकों जिन लोगों को ओपीएस दिया जा रहा है उनका भी वित्तीय भार बढ़ रहा है। जब उनसे वित्तीय भार नहीं बढ़ता तो हम कर्मचारियों से कैसे वित्तीय भार बढ़ेगा? इससे सीधा सीधा प्रत्यक्ष हो रहा है कि नहीं, सरकार हमारे साथ छलावा कर रही है। देखिए, एनपीएस जो है, एनपीएस शेयर बाजार पे आधारित है और ओपीएस में जीपीएफ कटता है, वो पैसा सरकार के पास रहती है। तो सरकार जो है मजबूत होगी ना, ओपीएस बहाल होगा तो। और पैसा तो वो शेयर मार्केट में जा रहा है एनपीएस यूपीएस का, तो सरकार मजबूत तभी होगी जब ओपीएस बहाल होगा। इसलिए कि जो जीपीएफ का पैसा कट कर जाता है वो सरकार के पास रहता है, सरकार के खजाने में रहता है, और जब सरकार के खजाने में आएगा तो सरकार मजबूत होगी। और हमें जो पेंशन प्राप्त होगा ये पैसा स्विस बैंक में नहीं जाएगा, बिहार और भारत के ही राज्यों में खर्च होगा और भारत की अर्थव्यवस्था ही सुधार होगी। वो पैसा कोई बैंक में जमा करने के लिए किसी को नहीं मिलता है, उसके बाल बच्चे खाएंगे, वो खाएगा, उसको जीवन यापन करने के लिए उसको पैसा मिलेगा। तो ये सरकार धोखा न दे, ये राष्ट्रीय बजट में ही फायदा करेगा, पैसे का अधिक से अधिक खर्च होगा और विकेंद्रीकरण होगा, न कि पैसा जमा करके मंत्री और विधायक और एमपी लोग जो विदेशों में जमा कर देते हैं वैसे पैसा जमा नहीं होगा। सवाल ये है कि ओपीएस में पहले क्या होता था कि जो बंदा रिटायरमेंट होता था उसका महंगाई भत्ता जुड़कर उसके कुल वेतन का 50% मिल जाता था। लेकिन यूपीएस के अंदर ये कह रहे हैं कि जो रिटायरमेंट के 12 महीने का जो बेसिक सैलरी होगी, बेसिक सैलरी शायद कम होती है, तो उसका जो औसतन आएगा उसका 50% मिलेगा। तो क्या इसमें जो पेंशन है क्या कम होगा? क्या पेंशन बिल्कुल कम होगी और साथ ही साथ हमारा जो पैसा कट रहा है, जो गवर्नमेंट हमको ओपीएस में वापस देती है बुढ़ापे के समय पर, जो हमारा एक सहारा होता है। एक व्यक्ति जब बूढ़ा होता है पूरी जीवन भर वो सर्विस करने के बाद जब रिटायर होता है तो वो चाहता है कि मैं कहीं पर एक छोटा सा घर बना लूं, कहीं एक छोटी सी अपने बच्चों की व्यवस्था देख लूं या बच्चों का विवाह कर लूं या कोई और बच्चों को कोई कोर्स करवा लूं। जब हमारे हाथ में उस वक्त बिल्कुल पैसा ही नहीं होगा तो हम आगे क्या करेंगे? हमारा भविष्य मतलब क्या होगा उसके बाद? और क्या हमारे बच्चे हमको पूछेंगे ऐसी स्थिति में? और उसका 50% स्टार्ट तब होगा जब यूपीएस के अंतर्गत जो भी कंट्रीब्यूशन है, कर्मचारी अपना 100% उस कंट्रीब्यूशन को फंड में ही छोड़ देगा, तब 50% है। और ओपीएस में क्या होता था, जो 10% कर्मचारी का कटता तो वो जीपीएफ में जाता था, जीपीएफ अकाउंट होता था और बाकायदे उस पर ब्याज सहित रिटायरमेंट के पश्चात कर्मचारी को वापस किया जाता वो धनराशि। ओपीएस में जो कंट्रीब्यूशन होता था उसका पेंशन नहीं मिलता था, पेंशन सरकार के जिम्मे होती थी, कंट्रीब्यूशन टोटल जो है कर्मचारी को वापस मिल जाता था। ये अंतर है। तो यूपीएस किसी भी हिसाब से हमारे लिए ठीक नहीं है। अगर आप बिल्ली को मौसी कह दें तो बिल्ली को मौसी कहने से किसी की खास मौसी बिल्ली नहीं हो जाती। उसी तरीके से केवल यूपीएस का नाम बदला हुआ है, जो हमारी न्यू पेंशन योजना है इसका नाम यूपीएस रख दिया गया है, लेकिन घुमा फिरा के दोनों एक ही हैं। हम एक ही बात पर अड़िग हैं सारे शिक्षक कर्मचारी कि हमको ओपीएस चाहिए। आप लोगों पे कोई ऐसा उदाहरण है कि ओपीएस में ज़्यादा वेतन पेंशन मिलता था और एनपीएस में आने वाला या यूपीएस में आने वाला उसको कम मिलता है? ऐसा उदाहरण है सर, अभी एनपीएस के बाद जो ये रिटायर हुए हैं उनको मात्र पता है कितना मिला है उनको एनपीएस में ये पेंशन? 1240, 1400। सर को आंकड़े हैं प्रॉपर। सर एनपीएस के अंतर्गत अभी 2023 में एक हमारी बहन दिल्ली में ही ख्याला नंबर 1 में रिटायर हुई, जबकि उसकी सैलरी 1 लाख रुपए थी, लेकिन इस समय एनपीएस के अंतर्गत मात्र 7,000 रुपए हो पा रही है। ये कहाँ का न्याय है? आप एक बात बताइए, एनपीएस में ये था सवाल कि भाई वो शेयर मार्केट में पैसा जाएगा, यूपीएस में भी कुछ ऐसा है क्या? सर कुछ भी नहीं है, सारी सेम चीजें हैं। उसके अंदर एक ही चीज ऐड की गई थी कि यदि कर्मचारी की नौकरी के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसको ओल्ड ओपीएस दे दिया जाएगा, कुछ चीजें दी गई, लेकिन वही पुरानी चीज नए रैपर में लपेट के, एक्सपायरी चीज नए रैपर में लपेट के हमें पेश कर दी गई। वो शेयर मार्केट में लगाया जा रहा है, एसबीआई में, यूटीआई में, एलआईसी में, और जो कि लगातार डूब रहा है। इसी बात को लेकर के तो गुस्सा है कि वो लगातार डूब रहा है। जो कर्मचारी रिटायर हो रहा है उनकी इस खस्ता हालत को देखते हुए तो देश के कार्मिकों में उबाल है।
समझाना है मुझे। आमतौर से बीआरएस लोग ले लेते हैं भाई 40 साल में, 42 साल में, कुछ लोग 50 साल में ले लेते हैं, तब उन्हें ओल्ड पेंशन मिल जाता था, यानी उनकी सैलरी का 50%। क्या यूपीएस में ऐसा कुछ हो रहा है क्या? नहीं सर, यूपीएस में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। यूपीएस में एक चीज है, 100 रुपए दिखाए इस जेब से, ये तुम्हारे हैं, और वो उठाकर यहाँ रख लिए, किसके हैं पता नहीं, कहाँ लग रहे हैं हमें पता नहीं, हमारा पैसा हमें नहीं पता, कब मिलेगा मिलेगा नहीं मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा, हमें कुछ नहीं पता, कल हमें क्या मिलेगा हमें कुछ नहीं पता, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। नया पैकेट पुराना माल है, उसमें से हम अगर हमारे जीवन में कोई समस्या आती है, हमारी बेटी का विवाह होता है, एजुकेशन की आती है, हम उसमें से विड्रॉल भी नहीं कर सकते। विड्रॉल का अमाउंट बहुत कम है, उसमें केवल 5 लाख, जबकि हमारे पुराने ओपीएस के जो साथी हैं वो जितना अमाउंट लेना चाहते हैं वहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं, और उन पर कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है। सरकार हमको सिर्फ 14% देकर लॉलीपॉप पकड़ा रही है, उसमें कुछ भी नहीं है। दोस्तों, अभी आप लोगों ने तमाम कर्मचारियों की बातों को सुना। एक बात समझनी है, हमारे देश के धन्ना सेठों का करोड़ों रुपया बैंक के थ्रू जो कर्ज लिया हुआ है, जनता का पैसा, वो एक दिन में माफ हो जाता है और उस समय देश पर अतिरिक्त बोझ नहीं बढ़ता है। जिस तरीके से हमारी बहनों ने समझाया और लोगों ने समझाया कि एक एक अधिकारी, एक एक न्यायाधीश और साथ साथ में सांसद, विधायक, पार्षद जैसे नेता लोग हैं 4-4 पेंशन ले रहे, तब हमारे देश के जनता पर अतिरिक्त बोझ नहीं बढ़ता है। लेकिन सवाल यही खड़ा है, जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है, तमाम तरह के जो कर्मचारी हैं, जो दिन रात इस देश की अर्थव्यवस्था को मनाने के लिए, मजबूत करने के लिए काम करते हैं, जब वो अपने जीवन के अंतिम दिनों में, यानी कि वो बुजुर्ग अवस्था में, जब वो तमाम तरह की बीमारियों में घिरे होंगे, उससे बचने के लिए पेंशन की मांग करते हैं, तब सरकार कहती है कि अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। और जब हमारा देश दुनिया का चौथी अर्थव्यवस्था बनने का दावा कर रहा है, उस दौर में मजदूरों को और कर्मचारियों को पेंशन ना देना, ये कहाँ का न्याय है? इन सब बातों को सुनने के बाद लगता है कि इनकी मांग बिल्कुल जायज है, ओल्ड पेंशन स्कीम इनको मिलना ही चाहिए। इस मसले पर आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं, कमेंट कीजिए और देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।